ग्रुप पे नहीं, उसमें ग्रुप पे नहीं होगा। मैं पर्सनली यूट्यूब पे डाल के आपको लिंक दे दूँगा, जो जो एब्सेंट है उनको। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लिया सबने। तो नेक्स्ट हम कुछ कैलकुलेशन करने वाले हैं, मैं क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। तो कैलकुलेशन देखिए, वैन, पहले इंग्लिश मीडियम में लिखना है। वैन 50 ग्राम ऑफ वैन 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट decompose into CO2 gas and calcium oxide solid, CO2 gas and calcium oxide solid. Then calculate part 1, moles of CaO formed. Second, moles of calcium carbonate initially. Third, volume of CO2 gas at STP formed. ये तीन चीजें आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है। ठीक है, हिंदी मीडियम में लिखिए। एक 50 ग्राम CaCO3 का सैंपल, एक 50 ग्राम CaCO3 का सैंपल टूटकर CO2 गैस और CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaO सॉलिड ठोस बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO ठोस बनाता है। तब ज्ञात कीजिए CaO ठोस बनाता है ना, रिएक्शन लिखा हुआ बोर्ड पे, सेम रिएक्शन आएगा। तब ज्ञात कीजिए, पहला पार्ट है तब ज्ञात कीजिए, पहला पार्ट है CaO के मोल CaO के मोल। पार्ट 2 है इसका CaCO3 के प्रारंभ में उपस्थित मोल, CaCO3 के प्रारंभ में उपस्थित मोल। और तीसरा पार्ट है बनने वाले CO2 का STP पे आयतन, बनने वाले CO2 का STP पे आयतन। सेकंड का आंसर तो 0.5 मोल। ठीक है, ठीक है। तो जो हमने अभी तक सारे कॉन्सेप्ट पढ़े यहाँ पे काम में आ जाएंगे, सबके सब कॉन्सेप्ट। तो आपको क्या दिया है क्वेश्चन में
क्वेश्चन में ग्राम दिया है ना, बार दिया है, वेट दिया है। जो भी कैलकुलेशन हम इसमें नहीं कर सकते, ग्राम में हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। हमें पहले इसको जो भी कैलकुलेशन होगा हमारा मोल में होगा, है ना। तो एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें जाना है तो हम वेट भी नहीं जा सकते, हमें पहले मोल निकालना पड़ेगा। तो इसका मोल निकालो। अब मोल निकालने के लिए देखो तीन ही चीज़ें आएगी ना, एग्जाम में से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाता। ओनली तीन चीज़ें ही आएगी जिससे हमें मोल निकाल सकते हैं, या तो नंबर दिया होगा, या वेट या भार दिया होगा, और तीसरा वॉल्यूम दिया होगा। यहाँ क्या दिए, मास दिए, वेट दिए। तो जब भी मास दो तो मोलर मास से डिवाइड कर दो। जब भी नंबर दे तो नंबर में क्या रखना है, अवगाद्रो नंबर को याद रखना है। वॉल्यूम में किसको याद रखना है, 22.4 को। जब भी आयतन या वॉल्यूम देगा 22.4 याद आएगा। जब भी नंबर देगा तो अवगाद्रो नंबर याद आएगा, अवगाद्रो संख्या याद आएगी, है ना। और उसके अलावा जो वेट आएगा तो उसमें बस सिंपल सा बात है, मोलर वेट से भाग दे देंगे। तो अभी सैंपल का वेट कितना है, 50 ग्राम, 50 ग्राम। इसका आपको मोलर मास निकालना है, मोलर द्रव्यमान निकालना है। निकालो, बाकी लोग ने जिनका हो गया वो सोल्व करो, बाकी लोग को निकालने दो, उनको आना चाहिए। कैल्शियम का पता है कितना होता है, 40 हाँ कैल्शियम का 40 होता है। कार्बन और ऑक्सीजन का आपको पता है, 12 प्लस तो सोल्व करके देखो कितना होता है। 40 सर सेकंड का आंसर 0.5 हाँ 0.5। किसका कितना है, 11.2 या 22 किसका बता रहे हो, CO2 का वॉल्यूम क्या, हाँ 11.2 लीटर ना, हाँ। पहले तो जो दिया हुआ है उसकी भी कैलकुलेशन आपको मोल्स में करना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हमें CaCO3 के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, तो इसके मोल फाइंड करो। तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे सेकंड पार्ट को। तो मोल्स हमारा फॉर्मूला हो जाएगा गिवन भार गिवन वेट बाय मोलर मास। कितना दिया है, 50 दिया है, अपॉन इसका कितना आ जाएगा, 40 प्लस 12 प्लस 16 गुना 3, है ना। 48 प्लस 12 60 प्लस 40 100, यह है 0.5। दूसरे का भी पहले का भी 0.5 ठीक है। तो एक बार जो हमें कैलकुलेशन आगे मोल्स में करना, मोल्स में आने के बाद आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो कि देखना है कि कितने से कितना बन रहा है। अगर इसका कितने से कितना बन रहा है उसको आपको हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास बैलेंस रिएक्शन होगा, बैलेंस समीकरण होगा, उससे हमें देखना पड़ेगा। तो ये बैलेंस रिएक्शन मैंने दिया हुआ अभी। तो इससे देखो अगर ये एक टूटेगा तो ये कितना, किसके बारे में निकालना है, दूसरा CEO। तो इसको और CEO को कंपेयर करो आपस में। जब ये टूट रहा तो ये कितना बन रहा है, अरे जब एक मॉलिक्यूल टूटेगा तो ये कितना बनेगा, जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ ना, जैसे 2 3 4 नंबर लिखा हुआ, कुछ में लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब उसका आगे क्या है, एक है। तो ये टूट रहा तो ये कितना बन रहा है, एक ही बनेगा। जब ये 0.5 टूटेगा तो ये कितना बनेगा, 0.5 ही बनेगा। दोनों ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल देंगे जब एक COCO3 है, इससे क्या हो रहा है, एक ही CO बन रहा है, एक ही CEO बन रहा है। तो अगर ये पॉइंट ये से ये कितना बनेगा, एक बनेगा। तो 0.5 से ये भी कितना बनेगा, 0.5 बनेगा, 0.5 मोल। अगर ये पूछे कि इसका कितना वेट बनेगा, मास कितना बनेगा, तो कितना आ जाएगा बताओ। अगर यहाँ पे मास पूछ लेता, मास या मास ऑफ CO कितना द्रव्यमान बनेगा इसका ना। वो बता रहे हैं पर भी भाई अगर मास पूछ लिया तो है ना। तो कैसे आ जाएगा, तो जैसे हमें मोल निकालने के लिए भाग देते हैं, तो वापस द्रव्यमान निकालने के लिए गुणा कर देंगे। तो मोल को गुणा करेंगे, मोल कितना है, 0.5
इनटू किसका निकालना है, इसका बाहर निकालना है, Yes. तो 40 प्लस 16 56 आ गए, तो इसको 56 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 का मतलब 1/2, तो 28 ग्राम आ जाएगा ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 28 ग्राम, है ना। तो हम डायरेक्टली नहीं निकाला हमने, यहाँ से यहाँ कितना आएगा, डायरेक्टली द्रव्यमान दिया बाहर दिया तो उससे दूसरे का बाहर नहीं निकाल सकते, पहले हमें मोल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तो अभी जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे मोल में करेंगे। ठीक है, ये आगे वाली चीज बहुत आसान है, बस यही समझना है कि कई बार कहते हैं डायरेक्टली हम सोल्व करने की ट्राई कर देते हैं तो वो गलत है ना, पहले मोल में कन्वर्ट करो, मोल को आप वापस कैसे कन्वर्ट करना है, यही सबसे मुश्किल काम है कि कोई भी चीज गिवन इंफॉर्मेशन उसको मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मोल से वापस जो गिवन है उसको वापस कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाकी इक्वेशन वगैरह को सोल्व करना बहुत आसान होता है। उसके बाद में थर्ड वाले का क्या आ जाएगा, थर्ड वाले का निकाला 11.2 किस किस का नहीं है, जल्दी से सोल्व करके देखो। तो CH3 वापस कंपेयर करेंगे, CH3 को CO2 से, एक CH3 से एक CO2 बनता है, तो 0.5 से कितना बनेगा, 0.5 मोल ही बनेगा ये भी। अब मोल दिया है, इसको आयतन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो आयतन को मोल में कन्वर्ट करते हैं 22.4 का भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, लेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो, पहले इंग्लिश में लिखना है, 380 ग्राम 380 ग्राम 380 ग्राम N2O5 सैंपल के लिए बस लिखो, 380 ग्राम 380 ग्राम of Na2 sample, find the following। हाँ, N2O5 sorry N2O3 for the 380 gram of N2O3 for the 380 gram of N2O3 find the following। First part, weight of nitrogen atoms present। Second part is number of oxygen
atoms present, third part, volume of N2O3 gas, 8 STP. आप तो कहते हैं कि एक क्लास कंबाइन होगी। हाँ एक ये क्लास कंबाइन है अगला मैं तो आगे चल कह रहा हूँ ये भी कंबाइन होगी, अशोक सर भी आएंगे। नहीं आ गए ना अभी आए हैं वो अभी आए हैं तो घर पे जाके आएंगे तैयार होके तो उसमें टाइम लग रहा है 76 हाँ हिंदी में लिखो एन एन ओ वाली 380 ग्राम 380 ग्राम N2O3 के सैंपल के लिए 380 ग्राम N2O3 के सैंपल के लिए नेमन ज्ञात कीजिए नेमन ज्ञात कीजिए पहला पार्ट उसका नाइट्रोजन परमाणुओं का द्रव्यमान नाइट्रोजन परमाणुओं का द्रव्यमान नाइट्रोजन परमाणुओं का द्रव्यमान नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान दूसरा ये देखिए नाइट्रोजन होता है ना है नाइट्रोजन का 14 या 15 40 मेरे से 15 बोल रहे हैं, सर से 14 पूछ रहा है। अरे बात मत करो यार उसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या तीसरी चीज आपको निकालना है तीसरी चीज आपको निकालना है N2O3 का आयतन STP पर N2O3 का आयतन STP पर टोटल वेट निकालना है या फिर एन वाइज ओनली N का निकाल फिर दो के अब फिर ओ ठीक है अब बताइए सर ओ 3 से इसने 2 ही कर दिया ये दोबारा एन में तो क्या होता है कि क्या होता है 3 और ओ पे क्या होता है 2 मल्टीप्लाई हो गया हमने अब इसको बैलेंस करना है इक्वेशन को अब फिर यहाँ पे सिंगल यहाँ पे 3 लगा दो नहीं इतना कम नहीं आएगा यहाँ पे 3 वेट इतना कम नहीं आएगा पहले एसटी निकालने के बाद 1.4 तो आप डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो नहीं आएगा सर वॉल्यूम तो 112 है वॉल्यूम 112 ही आएगा 112 हां 112 5 मोल निकल रहे हैं सर 5 ठीक है। बाई ये भी 5 मोल के ठीक है तो वेट से वेट निकालना है दूसरे का तब भी डायरेक्टली सोल्व नहीं होगा आपको मोल निकालना ही पड़ेगा यस सर तो पहले मोल निकालो N25 के मोल निकालने के लिए जब वेट दिए भार दिए द्रव्यमान दिए तो हमें मोलर भार मोलर द्रव्यमान निकालना पड़ेगा और उसका भाग देना पड़ेगा पहले तो आप N23 का मोलर भार निकालो पानी पा रहा सर पहले का वेट ये सर वेट नंबर ये तो 5 क्या है अबे कुछ ना कुछ यूनिट आएगा ना 5 का सर 70 हाँ हाँ सही और सेकंड का 80 सेकंड का नंबर बताना है नंबर 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 बताने के सर वॉल्यूम 132 आ रहा है क्या लीटर 132 तो नहीं आना चाहिए 22 112 है
इसका आंसर 70 आ रहा है हाँ दो मोल का आ रहा है। 5 मोल का आ रहा है एंड टू पहले तो मोलर मास निकालो इसका कितना आ जाएगा, बाकी लोग जिनसे नहीं हुआ है। नाइट्रोजन का 14 होता है, 14 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 16। नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 नाइट्रोजन एटम है तो 14 इंटू 2 हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन है, 3 गुना 16, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो ये हो जाएगा 76 हो जाएगा, 76 ग्राम। तो पहले इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका मोल निकालना पड़ेगा। कुछ भी सोल्व करने से पहले N2O3 के मोल निकाल लेते हैं। तो इसका हो जाएगा गिवन मास गिवन वेट बाय मोलर मास। आगे से सेकंड का आंसर 96.35 into 10 to the power 23 कहां से ला रहे थे जो भी आ रहा है दिमाग से बाहर एक एक दिनों 54.18 आ रहा है मेरा इसका सेकंड का आंसर 54.18 into 10 देख 0 3 है ऑक्सीजन एटम चाहिए एक कट से मिलेगा यहां से यहां पे 9 हो जाएंगे यहां पे बस फिर भी क्या चल चलेगा घर नहीं फॉर्म क्या अभी कंटिन्यू लेना है चेंज करना है? मैंने सर ले लो सर कंटिन्यू ले लो तो पहले का आंसर 140 दूसरे का 54 हाँ, पहले का 140 नाइट्रोजन एटम को पूछा है। मैं एक काम कर रहा हूं के ऊपर कर दिया 380 डिवाइड बाय 76 तो इसका आंसर आ जाएगा 5 ना, 5 मोल आ गए। अब एक एक सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बोला है हमें नाइट्रोजन एटम निकालना है, तो N2O3 को मैं तोड़ूंगा तो कितने नाइट्रोजन परमाणु एटम मिलेंगे मेरे को? 2 मिलेंगे। तो अगर ये 5 मोल है तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुना 5 उसका दोगुना हो जाएगा। 1 से 2 बन रहे हैं तो 5 से कितने बनेंगे? अरे 1 से 2 बनते हैं तो 5 से कितने बनेंगे? 10 बनेंगे ना। तो ये हो जाएगा 10 मोल। नहीं तो आया तो मोल आ गए। अब क्या निकालना है? 14 से मल्टीप्लाई करेंगे वेट या बाहर निकालना है हमें। तो क्या करते हैं, जो मोलर मास है उसको क्या करेंगे, इनको कर देना मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। मोलर द्रव्यमान को मोल से गुणा कर देंगे। तो किसका निकालना हमें बाहर? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का मोलर या मास या एटॉमिक मास कितना होता है? 14 होता है। और मोल कितने आए अभी हमने निकाले? 10। 1 से 40 ही होता अच्छा ठीक है, वो गलत हो गया। तो 40 ग्राम आ जाएगा। नहीं है समझ तो बताओ इसमें, है ना। अब डायरेक्ट आप सोल्व करने की ट्राई करोगे, उससे निकालने की ट्राई करोगे तो उससे नहीं निकलेगा। आपको पहले मोल में निकालना ही पड़ेगा ना। तो कोई भी चीज़ है एक जगह से दूसरी जगह जब भी जाएंगे तो पहले मोल में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल निकालना ही पड़ेगा, वरना क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। दूसरे का 54 नो मोल होएंगे ऑक्सीजन के इसके 15 हो गए 15 कैसे होंगे? ऑक्सीजन परमाणु की संख्या पूछिए, संख्या निकालने के लिए पहले मोल से निकालना जाना पड़ेगा। तो सेम तरीके से जाएंगे। N2O3 को मैं तोड़ूं तो कितने ऑक्सीजन परमाणु मिलेंगे मेरे को? 3 मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? यहाँ पे 3 है तो इसको मैं तोड़ दे तो ओनली आपको ऑक्सीजन पे ही कॉन्सेंट्रेट करना, बाकी सब कुछ भूल जाओ ना। हमें ऑक्सीजन को देखना है। ऑक्सीजन एक को तोड़ेंगे तो 3 ऑक्सीजन मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? तो अगर ये 5 मोल है तो 5 मोल को मैं तोड़ूं तो कितना मिलेगा? ये 1 से 3 मिलते हैं तो 5 से कितने मिलेंगे? 15 मिलेंगे। तो 3 गुना हो जाएंगे जितना है उसके, है ना। तो ये आ जाएगा 15 मोल। तो या तो आंसर जो मोल है वो संख्या को बताता है, या तो आंसर होगा 15 मोल, या अगर पूरा नंबर पूछे कुल संख्या या कुल नंबर
तो क्या करेंगे, मोल को Na से गुणा कर देंगे। तो कितने मोल है, 15 इंटू अगाधो संख्या कितनी होता है, अगाधो नंबर कितना होता है, 602, तो इसका मैं 6 ही ले लेता हूँ, इंटू 10 की पावर 23, 50 इंटू 6 90, या फिर हम बोल सकते हैं 9 इंटू 24। अभी तो पेन ठीक है, सर बिना मैंने ट्राई कर दिया। पहले इक्वेशन सोल्यूशन भी तो कर सकते हैं, बैलेंस इक्वेशन बना लें फिर उसके बाद कर लें तो हाँ। सही है। हाँ कैसे भी करो, आंसर आना चाहिए ना। आंसर तो आ गया। आंसर तो तुक्के से भी आ सकता है। क्यों नहीं, हां तो सही। कितने आता था ना 9 इंटू 10 over 24 सही तरीके से सोल्व करना है, आंसर आना चाहिए। जल्दी तो तेरा है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड में पूछा है वॉल्यूम, आयतन पूछा। आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना मोल्स है उसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो मोल से 10 किसके मोल, अब किसका पूछा है, N2 O3 के 5 है, जिसके पूछा उसी का निकालना है, उसके 5 मोल दिए, इसको 22.4 से गुणा कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 112 लीटर। इसके बाद एक बार पीवी कटो एनआरटी में दो चीज़ें हमको हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे काम में आने वाला है। किसमें सर? पीवी कटो एनआरटी में जो प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, उनके कौन सी यूनिट्स होती है, कैसे आपस में इंटर कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि एग्जाम में नहीं दिया होगा, और ये चीज़ें आपस में इंटर कन्वर्जन आना चाहिए आपको। आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। तो इसमें हमारे पास आ रहा है पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो यहाँ पे जो चीजें आ रही है इन सबको हमें, मोल को हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ पे मोल क्या होता है, इसके बाद आर टी और पी और वी को यहाँ पे डिस्कस करना है हमें। तो पहला पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे, प्रेशर। इसको हिंदी में बोलेंगे दबाव। डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन ऑफ फिजिक्स में निकालना है, कैसे निकालना है? ऐसा केमिस्ट्री में आ जाता है कि ठीक है, ये हम प्रेशर डिफाइन कैसे करते हैं,
फोर्स बाई एरिया फोर्स पर यूनिट एरिया तो m1 है ना? L1 दाब बटा क्षेत्रफल है ना? इसका देखो m1 L minus 1 t minus m1 L minus 1 t minus 2 डिवाइड बाई l स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m1 L minus 1 t minus 2 हाँ m1 l minus 1 t minus 2। फोर्स को बल बोलेंगे। तो इसका यूनिट होगा जो हम यहाँ पे यूज करेंगे यूनिट या इकाई पास्कल पास्कल एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको बोलते हैं, बार टोर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और mmHg। पास्कल इसको लिख देंगे, इसको एटीएम ही बोलेंगे, इसको बार ही बोलेंगे, यहाँ पे इसको टोर ही बोलेंगे, ये सेम होगा सारा। तो जो ये वाला होता है ये हमारा ऐसा यूनिट होता है, ये वाला या इसको ये बोल दो, ये दोनों क्या होते हैं ऐसा यूनिट। तो 1 पास्कल बराबर होगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम 1 न्यूटन दाब लगाए, 1 न्यूटन फोर्स लगाए, कितने एरिया पे 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल एरिया है हमारा, तो जो प्रेशर जनरेट होगा उसको हम बोलेंगे 1 पास्कल। तो 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर आता है एटीएम और 1 एटीएम इक्वल टू होता है 1.0113 बार। तो ऑलमोस्ट बराबर होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, एटीएम यूनिट थोड़ा सा लार्जर यूनिट होगा। तो बार इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर 5 पास्कल, या हम बोल सकते हैं 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर 1 एटीएम निकालना हो तो हमें बार वाला याद रखना, उसको क्या करेंगे 1 से 1.013 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 1 टोर इक्वल टू होता है 1 mmHg। टोर और mmHg सेम यूनिट होता है। और 1 ATM बराबर होगा 760 टोर, या हम इसको बोल देंगे 760 mmHg। याद कहाँ करने हैं आपस में, बहुत आसान, तो इंटर कन्वर्ट करना है बस। तीन याद करने हैं, बाकी आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। ये वाला वैल्यू याद करना है, ये वाला वैल्यू याद करना है, और ये वाला वैल्यू याद करना है। 1 टोर इक्वल टू 1 mmHg होता है। तो तीन चीजें अगर आपको याद है
तो 1 एटीएम 1 बार अप्रोक्सीमेट सेम ले सकते हैं, इसमें तो कुछ याद करना नहीं है, एटीएम और बार को सेम लेना है। 1 बार इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल हो जाएगा। और अगर टोर या एमएमओ पे एचजी में लेना है तो 1 बार या 1 एटीएम कुछ भी लो, बस आंसर अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा हमारा। तो 1 एटीएम इक्वल टू 762 हो जाएगा या 760 एमएमओ पे एचजी हो जाएगा। कई बार एमएम की जगह सेंटीमीटर दिया होता है, तो सेंटीमीटर में क्या होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 एमएम, तो सेंटीमीटर में 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जस्ट चिंता कन्वर्जन यूनिट है। हो सकता है एग्जाम में मेंशन होगा, हो सकता है एग्जाम में नहीं दिया हो, आपको खुद को याद होना चाहिए। कई बार नहीं दिया होता एग्जाम में, खुद को याद नहीं है तो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, किसी इसमें कुछ समझने वाली है, जस्ट डिफाइन कर दिया हमने, जस्ट चीजें है तो उनको आपको याद ही रखना पड़ेगा। दूसरा जो टर्म है वो है वॉल्यूम। बातें मत करो यार बेशक। क्या बात क्यों कर वॉल्यूम? तो वॉल्यूम जस्ट डिफाइन होता है, वॉल्यूम या आयतन जस्ट डिफाइन होता है क्या? लेंथ का क्यूब 3 डायमेंशन में अगर हम एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम बन जाएगा। तो इसका यूनिट क्या क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा मीटर क्यूब। मीटर क्यूब हमारा क्या होता है? ऐसा यूनिट होता है ना? जो वॉल्यूम का यूनिट होगा मीटर क्यूब, वो हमारा ऐसा यूनिट हो जाएगा। इसके अलावा हम बोल सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। इसके अलावा हमारा यूनिट होता है लीटर। इसके अलावा होता है मिलीलीटर। एक ही आता है ना, इसमें डबल आता है मिलीलीटर, ml। इसके अलावा क्या हो सकता है? लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर। ये 4 चीजें काम में आती हैं, वो तो थोड़ी आता कुछ है ना। और भी होता है गिलन वगैरह, बैरल वगैरह, वो सब हमारे काम के नहीं है। टेबल नहीं बनाना। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर, है ना। ये आप गेस कर सकते हो कि आपके घरों के ऊपर टंकी होती है, अगर वो क्या होती है सिलेंड्रिकल एक टंकी होगी जिसका डायमीटर के रेडियस कितना होगा 1 मीटर क्यूब, तो उसमें पानी आएगा कितना आएगा 1000 लीटर के आसपास आएगा। नहीं सिलेंड्रिकल नहीं, क्यूबिकल। क्यूबिकल कोई भी टंकी हो, जैसे इस रूम की तरह कई बार बनाते हैं घरों के ऊपर सीमेंटेड। हाँ सीमेंटेड की बनाते हैं। अगर वो 1 मीटर उसका लेंथ है तो उसमें जो पानी आएगा वो 1000 लीटर पानी आ जाएगा। 1 तीनों 1 हो जाएगा। उसके बाद 1 मीटर क्यूब इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा? ये तो आसान से निकाल सकते हो, 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब या 10 की पावर 6 ml। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब है वो किसके इक्वलेंट हो जाएगा 1 ml के। तो कई बार ml की जगह सेंटीमीटर क्यूब लिखा होता है, उसका मतलब सेम होगा, ml और सेंटीमीटर क्यूब सेम चीज है। और 1 लीटर इक्वल टू होगा 1000 ml, या हम बोल सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है, इसके बाद थर्ड यूनिट आ जाएगा टेम्परेचर। थर्ड चीज ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे तापमान। तो इसके ओनली 3 ही यूनिट हम काम में लेंगे, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। अप्रॉक्सीमेट कन्वर्जन यूनिट हमें ओनली 2 काम में आते हैं। अगर हमें टेम्परेचर चाहिए केल्विन के अंदर दिया है डिग्री सेल्सियस में, तो उसमें 273 हम क्या कर देंगे, 273.15 एग्जैक्ट वैल्यू होता है, 273.15 ऐड कर देंगे तो केल्विन में वैल्यू आ जाएगा। कई बार ओनली हम 273 लेते हैं कैलकुलेशन के लिए ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए, लेकिन अगर फॉर्मूला पूछ ले कई बार एग्जैक्टली डेटा दिया होता है ना, जैसे मान लो सेंटीग्रेड में आ गया 27 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ पे 300 भी ऑप्शन में होता है, 300.15 भी ऑप्शन में होता है, तो हमें 15 आंसर करना होगा। अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया होता है, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर वगैरह जो भी हम मेजर करते हैं सारा फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, तो कितना हो जाएगा 9/5 ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32। 9/5 से मल्टीप्लाई करके 32 ऐड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वो फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। एब्सोल्यूट जीरो जो टेम्परेचर होता है वो हम डिफाइन करते हैं 0 डिग्री 0 केल्विन को, तो केल्विन स्केल होता है ये हमारा, इसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट तापमान। तो कई बार एब्सोल्यूट वर्ड लिखा हो, इसका मतलब वो केल्विन की बात करें, इनकी जो भी हमारे फॉर्मूले हैं वो सारे हम केल्विन में सोल्व करेंगे। ठीक है, कर लिया ना सबने? क्या क्वेश्चन लिखो? सर एक सेकंड। सर केल्विन ऐसा यूनिट होती है? हाँ, सही यूनिट केल्विन होती है। मेजरली तो डिग्री सेल्सियस की नहीं, ऐसा यूनिट डिग्री सेल्सियस होती है ना? नहीं, केल्विन है, केल्विन। ऐसा यूनिट केल्विन है। हाँ, केल्विन यूज करते हैं। पहले डिग्री सेल्सियस यूज करते थे, फिर उसको केल्विन चेंज कर दिया काफ़ी टाइम पहले, 30-40 साल पहले। लेकिन तो मेनली जो यूनिट होती है, मेनली हम केल्विन और इंडिया के अंदर केल्विन और डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं। जो फ़ारेनहाइट है ये बाहर का फॉरेन में फ़ारेनहाइट यूज करते हैं जनरली, वो फ़ारेनहाइट और केल्विन यूज करते हैं, इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है। हाँ, तो इसमें क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द टेम्परेचर एट विच find the temperature at which value of find the temperature at which value of degree Celsius and Fahrenheit capital F have same value। सर -27। सोल्व करके बताओ। Find the value of temperature at which degree Celsius and Fahrenheit है ना have same value। वो टेम्परेचर फाइंड करना जिसमें डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो फ़ारेनहाइट में जितना दिखा रहा है उतना ही डिग्री सेल्सियस में दिखा रहा है, दोनों का टेम्परेचर सेम है ना? हिंदी में लिखो।
वह तापमान ज्ञात कीजिए, निकाल लेने कैसे निकाल वह तापमान ज्ञात कीजिए जो डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट दोनों स्केल पर, डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट दोनों स्केल पर समान होगा। सोल्व करके दिखाना है, सोल्व करके दिखाना है। फिर टीसी और टीएफ की वैल्यू सेम होनी चाहिए। हाँ ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे इसको? हम बोल देंगे टेम्परेचर क्या है, डिग्री सेल्सियस में एंड फ़ारेनहाइट में सेम है, तो ऐसा टेम्परेचर कंसिडर एज्यूम कर लेते हैं टी है। तो इस फॉर्मूले में दोनों की जगह जहाँ डिग्री फ़ारेनहाइट दिख रहा है, जहाँ डिग्री सेल्सियस दिख रहा है, उसी जगह टी पुट कर देंगे, तो याद आएगा टी इक्वल टू 9/5 टी प्लस 32। तो 32 ये इधर आ जाएगा, तो टी माइनस 9/5 टी इक्वल टू 32। तो 5 एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 5 माइनस 9 टी, जो कितना हो जाएगा माइनस 4t/5 इक्वल टू 32। तो टी इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 32 इंटू 5/4, ये 8 टाइम जाएगा, माइनस 8 इंटू 5 माइनस 40। सर अब इसको केल्विन में लेंगे या फिर नहीं, ये माइनस 40 ऐसा टेम्परेचर है जब दोनों में सेम बताएगा। दोनों में से हाँ, जब माइनस 40 डिग्री होगा तो अगर आप फ़ारेनहाइट वाले स्केल में मेजर करेंगे तब भी कितना बताएगा, वो -40 फ़ारेनहाइट। तो इसको हम बोल सकते हैं -40 डिग्री सेल्सियस और -40 फ़ारेनहाइट, दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा। ठीक है, नहीं है सोच रहे? इसके बाद नेक्स्ट 4th नंबर पे क्या बच गया हमारा? आर गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट। इसको हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्योंकि पूरी यूनिवर्स में कहीं भी जाएंगे बहुत सारे यूनिट ऐसे होते हैं कि हम अर्थ से मार्स पे जाएंगे, मार्स पे या मून पे, तो उनका वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसका गैस कांस्टेंट का वैल्यू हर जगह क्या होगा? सेम होगा। हाँ, तीनों प्लस हो गए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इक्वेशन अगर हम बनाएं PV इक्वल टू nRT तो R इक्वल टू होगा यहाँ से PV/NT। तो यहाँ से यूनिट क्या क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा N और T का वैल्यू यूनिट तो सेम है, T यहाँ हमेशा केल्विन होगा, N होगा मोल होगा, P और V चेंज हो सकता है, P और V दोनों मिलके जूल हो सकता है ना। ये इसको करेंगे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आएगा, बल इंटू विस्थापन आएगा, तो वो क्या होता है, एनर्जी होता है, एनर्जी का यूनिट क्या होगा, जूल हो सकता है। तो जूल पर मोल केल्विन है ना। जब यूनिट होता है, मोल को एज ए यूनिट लेते हैं तो MOL लिखते हैं ना, ई नहीं लिखते। या कैलोरी पर मोल केल्विन, एनर्जी का, ऊर्जा का दूसरा यूनिट कैलोरी भी होता है। उसके अलावा क्या हो जाएगा, इसको सिंपल
प्रेशर को एटीएम में ले, वॉल्यूम को लीटर में ले, तो क्या हो जाएगा एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। ये 3 यूनिट, इसके अलावा बहुत सारी और हो सकती है, लेकिन ये 3 यूनिट जनरली होगा, हमारे इंटर कन्वर्जन में काम में आएगा। तो हम बोल देंगे जब R का वैल्यू लेना है आपको जूल के अंदर, तो 8.314 जूल पर मोल केल्विन आपको लेना है। भाई याद कर ले, तू याद कर। निकाल के देख लो यार, प्रेशर का वैल्यू ले लो 1 मीटर स्क्वायर, है ना, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। हाँ, टेम्परेचर लेंगे 0 डिग्री का मतलब 273, मोल ले लेंगे 1 और आयतन ले लेंगे 1 मीटर क्यूब, है ना। तो 1 मीटर क्यूब, यहाँ पे प्रेशर आ जाएगा 1 न्यूटन पर में, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। टेम्परेचर को इसमें करेंगे केल्विन, तो निकाल के देखना और उसको मोल से मल्टीप्लाई, मोल बना देगा, तो करके देखना ये वाला वैल्यू आएगा। कैसे आएगा अभी कहीं इंटर कन्वर्जन से देख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं एक बार। जो R का वैल्यू कैलोरी में होगा तो ये होगा 1.98, इसको अप्रोक्सीमेट हम लेंगे 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। सर कैलोरी का तो CAL होता है ना। हाँ सॉरी, CAL, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। वो एटीएम लीटर में दिया है, तो 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। इसको अप्रोक्सीमेट हम लिख सकते हैं 25/3, इसको अप्रोक्सीमेट हम लिख सकते हैं 1/12। तो कई बार इस टाइप से होता है कि जो वैल्यू है वो 3 से डिविजिबल है, तो उसको 8.31 इससे मल्टीप्लाई नहीं करके 25/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। या कई बार जो वैल्यू होता है 12 से आसानी से मल्टीप्लाई होने पे आंसर आ जाता है, 12 से डिवाइड हो जाता है आसानी से, तो 12 से अगर डिविजिबल है तो हम इसकी जगह 1/12 वैल्यू ले लेंगे। जो हमने कैलोरी, एटीएम लीटर, ये सारे इंटर कन्वर्जन किए, इसके लिए आगे हम थर्मोडायनामिक्स में यूनिट पढ़ेंगे। 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.198, जिसको अप्रोक्सीमेट हम लेंगे 4.2 जूल, और 1 एटीएम लीटर इक्वल टू होता है 101.2 या 3 ऐसे कुछ होता है, 1.101.3 जूल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो बेसिक इंफॉर्मेशन था ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद ओनली कैलकुलेशन है, तो पहले जो नेक्स्ट क्लास में इसमें कुछ नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे आपस में इंटर कन्वर्जन वाले, फिर हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस रिएक्शन। बैलेंस अगर कोई भी रिएक्शन आपको गिवन है तो उसमें कैसे हम इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, टाइम हो गया भाई हो गया। हाँ टाइम मैं थोड़ी सी ज़्यादा लेडी, आप चेक करना। ज़्यादा हो तो कुछ भी बड़ा